नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए साइंस का मॉडल पेपर नंबर 12 है वो हल करेंगे। यानी इससे पहले मैं 11 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाले मॉडल पेपर जरूर देखे होंगे। अगर आप किसी कारणवश नहीं भी देख पाए हैं तो आप उन्हें चैनल पर विजिट करके या उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, उस लिंक के थ्रू आप उन पहले वाले वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का फॉर्मेट हमेशा की तरह रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको अंत में पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और पिछले जो वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 12। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन के आधार पर यह बताना है। ऑप्शन दे रखा है परिकल्पना, प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष। ऑप्शन बी दे रखा है आपको समस्या, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। ऑप्शन सी दे रखा है प्रयोग, परिकल्पना, समस्या और निष्कर्ष। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसके अंदर 5 पद होते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अंदर 4 ही पद दिए गए, तो आपको उसी के आधार पर बताना है कि इन चारों क्रम के अनुसार, चारों पदों के अनुसार कौन सा क्रम है इनका सही हो जाएगा। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले जो वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम जो पद होता है वो होता है जो समस्या होती है उसका निर्धारण करना। इसके बाद में समस्या की परिकल्पना बनाई जाती है, फिर उसके बाद में उसके प्रयोग किए जाते हैं और लास्ट के अंदर जो निकलता है वो निकलता है निष्कर्ष। इसके अलावा दोस्तों एक पद और होता है निरीक्षण करना। तो आपको कमेंट करके बताना है जो निरीक्षण करना होता है ये कौन से क्रम का पद है। यानी जिस प्रकार जो पहला पद होता है समस्या का निर्धारण करना और जो लास्ट पद होता है निष्कर्ष निकलना, तो इसी प्रकार आपको बताना है कि निरीक्षण करना कौन से क्रम का पद होता है। दोस्तों, इनसे अक्सर वो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा कि वैज्ञानिक विधि का निम्न में से कौन सा पद है वो प्रथम पद होगा। तो आपको 4 ऑप्शन इसी प्रकार दे दिए जाएंगे। तो जो वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम पद होता है वो होता है समस्या का निर्धारण करना, तो आपको ये याद रखना है। और अंतिम पूछ ले तो अंतिम तो काफी इजी हो जाता है, निष्कर्ष निकलना है किसी चीज का अंतिम चरण होता है, तो ये भी वैज्ञानिक विधि का अंतिम चरण हो जाएगा। निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक विधि का अंतिम चरण होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये नहीं था कि आपको डायरेक्ट इस प्रकार बता दें कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। इसका लेने का मतलब यह है कि इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम चर्चा कर लें। तो क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन ए दे रखा है वायु के अंदर, ऑप्शन बी है द्रव्य के अंदर, ऑप्शन सी है ठोस के अंदर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो ये दोस्तों काफी कॉमन सा क्वेश्चन है कि ध्वनि का अधिकतम वेग होता है तो वो ठोस के अंदर होता है। अब बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जिस प्रकार ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो उसी प्रकार गैस या वायु के अंदर है ये वेग इसका न्यूनतम होता है। अब बात करें कि इसका वेग वो ध्वनि का वेग वो वायु में कितना होता है। सामान्य ताप और दाब पर जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है, ये डाटा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सामान्य ताप और दाब पर जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर सेकंड स्क्वायर है। अब दोस्तों इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ध्वनि का वेग है वो किस पे निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि जो ध्वनि का वेग होता है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। यानी जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसमें ध्वनि की चाल भी अधिकतम होती है, जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसके अंदर ध्वनि की चाल भी कम होती है। यानी ठोस का घनत्व अधिक होता है, इस कारण ध्वनि की चाल इसमें अधिक होती है। वायु और गैस का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इस कारण इसका जो ध्वनि की वेग है उसमें कम होती है। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए अपना तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित ये बातें वो याद रहेगी और यह वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ऑप्शन ए दे रखा है घूर्णन गति, ऑप्शन बी दे रखा है परिक्रमण गति, ऑप्शन सी दे रखा है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो तो होता है परिक्रमण गति के कारण। यानी इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, जो पृथ्वी की गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी जो अपनी एक्स पे गति करती है उसको तो हम घूर्णन गति बोलते हैं, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति।
जब पृथ्वी अपने एक्स पे गति करती है तो इस दौरान इसका एक चक्कर है वो 24 घंटों में पूरा होता है। और सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो यानी इसमें हमारा एक वर्ष होता है, यानी 365 से ही 1/4 दिनों का इसमें समय लगता है। तो यानी सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इसको हम परिक्रमण गति करते हैं, और जब पृथ्वी अपने एक्स पे गति करती है तो इसको हम घूर्णन गति करते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर जो दिन रात होते हैं वो किस गति के कारण होते हैं। तो जो दिन रात होते हैं वो तो होते हैं घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति में कितने समय लगता है, 24 घंटे का, यानी एक दिन और एक रात मिलके घूर्णन गति हो जाती है। और वहीं बात करें परिक्रमण गति की तो इसमें 365 से 1/4 दिनों का समय लगता है, यानी पूरा एक वर्ष का समय लगता है। और ऋतु है वो वर्ष भर के अनुसार ही बदलती है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को वो याद रख सकते हैं। क्वेश्चन था कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ये होता है परिक्रमण गति के कारण। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपना ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाणु भोजी होता है। ऑप्शन दे रखा है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, या एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करे। ऑप्शन सी है, एक विषाणु जो दूसरे विषाणु को संक्रमित करे, या विषाणु के जीवन चक्र की एक अवस्था होता है। तो दोस्तों जो जीवाणु भोजी होता है वो होता है एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, यानी इसके लिए अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सी हो जाएगा। तो जीवाणु भोजी होगा एक विषाणु जो कि जीवाणु को संक्रमित करता है। तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा। लकड़ी का होगा, या लोहे का टुकड़ा होगा, या मोम का होगा, या सभी एक साथ पहुंचेंगे। आपका ऑप्शन डी है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी है वो एक साथ पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे मैं आपको कारण बता देता हूं। मान लीजिए कि एक आदर्श परिस्थिति है, यानी इसमें वायु का प्रतिरोध है वो नगण्य है, तो जब इनको हम समान ऊंचाई से हम तीनों को गिराते हैं ना, तो ये पृथ्वी पर समान ही समय पे पहुंचेंगे, बराबर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि इन सब पे समान गुरुत्वाकर्षण है वो कार्य करेंगे, इसलिए सभी पृथ्वी पर है वो सभी बराबर समय में पहुंचेंगे। तो आपको याद रखना है कि इनके ऊपर है वो समान गुरुत्वाकर्षण कार्य काम करता है, तो इस कारण ये सभी है वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपना ऑप्शन डी है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका की अनियमित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है। तो ये जो घातक रोग है, ऑप्शन ए दे रखा है पोलियो, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन डी है एड्स, ऑप्शन डी है कैंसर। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब भी कोशिकाओं के शरीर के अंदर कहीं भी एक अनियमित वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि कैंसर हो गया। ठीक है, यानी किसी के ब्रेन का कैंसर है तो यानी उसके ब्रेन के अंदर कोशिकाओं की अनियमित है वो वृद्धि हो जाती है। तो जहां पे भी अनियमित वृद्धि होती है तो उसे हम उस प्रकार का कैंसर है वो कह देते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपना ऑप्शन डी है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन ए दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है लाइकेन। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायरस होता है वो कोशिका सिद्धांत पे अपवाद होता है। जो ये वायरस होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है उसकी अनुपस्थिति होती है, जो कि कोशिका के लिए बहुत ही आवश्यक भाग होता है प्रोटोप्लाज्मा। तो इसके प्रोटोप्लाज्मा की अनुपस्थिति के कारण ये कोशिका सिद्धांत पे अपवाद होती है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि वायरस है वो कोशिका सिद्धांत पे अपवाद है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मा है वो नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है, जो कि कोशिका का आवश्यक भाग है, इस कारण ये कोशिका सिद्धांत पे अपवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अपना ऑप्शन बी है वो एकदम सी हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे हम साइकोलॉजी के भी मॉडल पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप नियमित रूप से उन मॉडल पेपर को भी जरूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो आप उन्हें चैनल पे विजिट करके आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है गंधक। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन है वो सभी जैव यौगिकों का मूल तत्व होता है। क्योंकि जो सभी
जैव यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के अंदर कार्बन होना ये तो आवश्यक ही हो गया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7-8 के लिए अपना ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है रेयॉन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेयॉन है, इसको हमें कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। दोस्तों ये मानव निर्मित जो भी रेशे होते हैं उनको कृत्रिम रेशम या संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये जो आपको सभी जो दे गई है ना ये रेशे, ये सभी के सभी कृत्रिम रेशे हैं। इनमें से दोस्तों रेशम में से रेयॉन को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम कहते हैं, क्योंकि ये एकदम प्राकृतिक रेशम के समान होती है। इसको हम रेयॉन को प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि रेयॉन को हम प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको हम बनाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ये आज आपको कमेंट करके बताना है। और ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि रेयॉन है वो प्राकृतिक रेशम के समान होता है, और रेयॉन के अंदर कपास मिलाकर इसको चादर व गलीचे बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। तो ये भी आप इसका उपयोग भी याद रखें कि रेयॉन के अंदर कपास को मिलाकर चादर और गलीचे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीटी स्कैनिंग में किस प्रकार के किरणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है गामा का, ऑप्शन बी है एल्फा का, ऑप्शन सी है एक्स किरणें, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीटी स्कैनिंग के लिए जिन किरणों का उपयोग किया जाता है वो होती है एक्स किरणें, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सी हो जाएगा। दोस्तों इन किरणें के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे बात की थी। अब जो क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में पूछा गया था और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था, काफी इजी क्वेश्चन था मरीचिका का बनना उदाहरण होता है। ऑप्शन दिए गए थे अपवर्तन का, परिक्षेपण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विवर्तन का। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन जिसका आंसर है वो आज आपको कमेंट करके बताना है, और मैं इसका आंसर है वो आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव पदार्थ और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है जीवाणु के अंदर, ऑप्शन बी है कवक के अंदर, ऑप्शन सी है विषाणु के अंदर, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के अंदर। इसका आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने रीड लेवल सेकंड के लिए मैथ की सीरीज है वो शुरू की है। रीड लेवल फर्स्ट के लिए मैथ की सीरीज है वो जल्द शुरू कर दूंगा। अगर आपका कोई साथी दोस्तों देखना चाहते हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा है, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।